बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम वसीमुल्लाह फ़ारूकी है और मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में कराची यूनिवर्सिटी से 2008 में, और जो है लास्ट 13 ईयर्स से जो है वो मैं तालीम के शोबे से वाबस्ता हूँ और मुख्तलिफ़ कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ाता रहा हूँ। तो आज जो है हम बीकॉम पार्ट 2 के लिए मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे और जो है पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं और इसकी तरफ आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों को पहले कोर्स आउटलाइन या पेपर का पैटर्न ना बताया जाए, बल्कि कुछ मैनेजमेंट की जो बेस है वो आप लोगों को बताई जाए। जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पहले हम उसको डिस्कस करते हैं कि जी मैनेजमेंट है क्या, ताकि फिर जब हम आएंगे कोर्स आउटलाइन पर, पेपर पैटर्न पर तो फिर वो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो पहले ये जानना कि जी मैनेजमेंट है क्या, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी ज़रूरत जो है वो हमेशा से ही रही और इंसान उसको हमेशा से ही फॉलो करता रहा है, लेकिन गुज़रते हुए वक्त के साथ इसकी अहमियत और मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि दुनिया के अंदर जिस तरह से पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता चला जा रहा है, बिज़नेस ग्रो कर रहे हैं, इकॉनमी ग्रो कर रही है, तो उसी तरह से मैनेजमेंट की अहमियत भी अब बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है। पहले कुछ हम एग्ज़ाम्पल्स जो है यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, जो कि आपको मैनेजमेंट के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, कुछ मालूमात प्रोवाइड करेगी, जिससे मैनेजमेंट के बारे में जानना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे पहली स्लाइड आपके सामने आ रही होगी और इसके अंदर मैंने समझाने की कोशिश करी है कि जी इलेक्ट्रिसिटी की जो जनरेशन से लेके इसकी कंजम्पशन तक और फिर इसकी बिलिंग तक, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है और ये मैनेजमेंट के थ्रू ही पॉसिबल है। ज़रा देखें, इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि एक पावर प्लांट है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। पहले इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होगी, फिर बाद में बहुत दूर आगे जाकर फिर उसका इस्तेमाल है। फ़ौरन से ऐसा नहीं कि जी एक जगह पर प्रोडक्शन हुई और फिर वहीं पर ही जो है उसकी कंजम्पशन हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, स्लाइड में नज़र आ रहा होगा कि पावर प्लांट में जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी गई, फिर उसके बाद वो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर जो है उसको ट्रांसफ़र किया गया, फिर ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसफ़र करने के बाद फिर उसको ट्रांसफार्मर्स में जो है पास आउट किया गया, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस जो है ना वहाँ से उसको गुजारा गया, फिर उसके बाद वो घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती है। और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पहुँच जाना ही ये एक कंप्लीट प्रोसेस नहीं है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर उसके बाद हम घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, कंजम्पशन होती है, फिर उसके मीटर लगे होते हैं, फिर एक बंदा आता है उसके अंदर यूनिट कंजम्पशन को चेक करता है, फिर उसके हिसाब से उसकी बिलिंग करी जाती है, फिर उसके बाद जो है हम उसको पे करते हैं और फिर ये एक पूरा प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का वो कंप्लीट हो पाता है। ये सब मैनेजमेंट ही है। अगर मैनेजमेंट नहीं होती तो आप उसकी प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक, फिर उसकी बिलिंग तक जो है ये पॉसिबल नहीं था। तो मैनेजमेंट आप देखेंगे कि हर एक जगह पर मौजूद है। कहीं पर उसका साइज़ छोटा है, कहीं पर उसका साइज़ बड़ा है। अब जैसे अगली एग्जांपल को ज़रा हम डिस्कस करते हैं, और एक दुनिया का बहुत बड़ा नाम है वॉलमार्ट। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वॉलमार्ट। यूएस बेस है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं ये वॉलमार्ट। तकरीबन
11,500 इनके आउटलेट्स हैं दुनिया की डिफरेंट 27 कंट्रीज़ के अंदर, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, USA, कनाडा, मैक्सिको, इंडिया, जापान और बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इनके आउटलेट्स पाए जाते हैं। तकरीबन मैंने कहा ना कि 11,500 इनके डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। तकरीबन 2.2 मिलियन 22 लाख इनके ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके एम्प्लॉयज़ हैं। सैम वॉल्टन ने 1962 में इसको इस्टेब्लिश किया था और हर चीज़ इन स्टोर्स में पाई जाती है। ये सिर्फ पाकिस्तान के छोटे मोटे स्टोर्स की तरह नहीं, एक एक चीज़, क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, क्या कपड़े, क्या फुटवेयर, टॉयज़, ज्वेलरी, ग्रॉसरी, ईच एंड एवरीथिंग आपको इन स्टोर्स के अंदर मिलता है। सिर्फ ये करंट ईयर का अगर आप देखेंगे तो इनका रेवेन्यू आपको मिलेगा तकरीबन $524 बिलियन का। अभी ये ईयर कंप्लीट नहीं हुआ और तकरीबन ये $15 बिलियन का मुनाफा कमा चुके हैं। और अगर आप इनके एसेट्स देखेंगे तो तकरीबन $236 अरब के इनके एसेट्स हैं। अच्छा, ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, ये बात जहन में रहे, जो है ये सिर्फ बनाते नहीं है बल्कि पूरी दुनिया से ये चीज़ों को बाय करते हैं। जहाँ से जो इनको बेहतरीन प्रोडक्ट, सस्ती अच्छी बेहतरीन मिलती है, वहाँ से उसको बाय कर लेते हैं। और ये जो इतना बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं, देखा जाए तो ये प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट एक इंतहाई अहम सब्जेक्ट है और इसकी अहमियत वक्तन फ़वक्तन बढ़ती जा रही है और इसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता चला जा रहा है। तो कुछ मैंने एग्ज़ाम्पल दी कि जी चाहे हमारा घर हो या हमारा ऑफिस हो, ठीक है, अगर आप देख लें कि जी ये अब हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी हैं, ये सब एक मैनेजमेंट है कि जी बस ऐसा ही नहीं है कि जी हम आए और बैठे और काम शुरू हो गया। ये प्रॉपर तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जा रहा है। और अगर मैनेजमेंट ना हो तो फिर कोई भी काम पॉसिबल ना हो, चाहे वो क्लासेस हों या छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ये मैंने कुछ 2 एग्ज़ाम्पल दी पहले आपको, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन और वॉलमार्ट और हर जगह पर एग्ज़ाम्पल, ऑनलाइन अभी मैंने क्लास की आपको एग्ज़ाम्पल दी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब ज़रा उन कंटेंट्स पर आते हैं जो कि हम अपनी इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम उनको कंप्लीट करेंगे। मैंने कहा कि जी हम बीकॉम पार्ट 2 के लिए मैनेजमेंट को हमने स्टार्ट किया है और कंटेंट्स पर आने से पहले आपको ये भी बताता चलूँ कि जी 100 मार्क्स का पेपर होता है और तकरीबन 8 सवाल पेपर के अंदर आते हैं और उसमें से 5 सवाल जो है अटेम्प्ट करने होते हैं। कोई यहाँ पर सेक्शन A, B और C नहीं होता, कुछ भी नहीं। हाँ, A और B पार्ट ज़रूर होते हैं क्वेश्चंस के अंदर और वो 8 सवालात जो बनते हैं वो ख़ास तौर पर अगर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, अगर आप देखें तो ये 11 चैप्टर से बनते हैं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का, नंबर 2 है प्लानिंग का, नंबर 3 डिसीजन मेकिंग है, नंबर 4 ऑर्गेनाइजिंग फॉर एक्शन है, नंबर 5 डिपार्टमेंटेशन है, नंबर 6 वर्किंग विद अदर्स ग्रुप्स हैं, स्टाफिंग एक्टिविटीज़ नंबर 7 पर है, लीडरशिप नंबर 8 पर है, कंट्रोलिंग नंबर 9 है, मिस्टेक ऑफ मोटिवेशन नंबर 10 है और कम्युनिकेशन नंबर 11 है। इन 11 चैप्टर्स में से मैंने कहा कि जी तकरीबन 8 सवाल पेपर में आते हैं और 5 सवाल A और B पार्ट के साथ, बाज़ औक़ात ज़्यादातर A और B पार्ट आते हैं, उनके साथ हमें अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। आसान सब्जेक्ट है, मुश्किल नहीं है, पर कॉन्सेप्चुअल है। और आप जानते ही होंगे कि जी
कराची यूनिवर्सिटी के अंदर 100 में से 60 और 60 अबव मार्क्स लेना ये इतना आसान नहीं है, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस तरीके से मैं आपको गाइड करूं कि जी आप 60 ही नहीं बल्कि 70 अबव मार्क्स ले सकें। तो इस तरह का मटेरियल, इस तरह की गाइडेंस आपको प्रोवाइड करी जाएगी और इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स के मार्क्स 70 और 70 प्लस आते रहे हैं। और अगर आप ये एक गेनिंग सब्जेक्ट है, मार्क्स मिल जाते हैं इसके अंदर, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और थोड़ी सी एफ़र्ट्स आपको करनी पड़ेंगी, लेक्चर्स आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप लेक्चर्स लेंगे नहीं उस वक्त तक जो है आपको नोट्स के अंदर, किताबों के अंदर लिखा हुआ आपकी समझ में आएगा नहीं। और जब तक वो समझ में आएगा नहीं तो वो जब आप लर्न करने, याद करने के लिए बैठेंगे तो वो आपकी समझ में नहीं आ सकेगा। तो मैंने कहा कि लेक्चर्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर आप इसको नहीं कर सकते। 11 चैप्टर्स के अंदर और बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप नहीं समझ सकते। और अभी हम देखेंगे कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम 2 टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह। और पहला जो है वो मैनेजमेंट की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है प्रिंसिपल्स आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के, जो कि हेनरी फ्योल ने जो है पेश किए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और आज हम सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट की। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, उसमें से आज फ़िलहाल ये 2 हम डिस्कस करते हैं और ये 2 डिस्कस कर लें, उनको समझ लें, यही हमारे लिए बहुत हो जाएगा। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो आ रहा होगा। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फ्योल के मुताबिक मैनेजमेंट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है, ये टेक्निक है और ये एक प्रोसेस है। किस बात का? दैट एनेबल गोल्स टू बी अचीव एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। फ्योल के मुताबिक मैनेजमेंट क्या है बेटा? तो देखें लिखा हुआ है, द कॉन्सेप्ट, टेक्निक्स एंड प्रोसेस दैट एनेबल गोल्स टू बी अचीव एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो फ्योल का नाम बहुत बड़ा है मैनेजमेंट की फील्ड में और उनके मुताबिक मैनेजमेंट कुछ नहीं है सिवाय कॉन्सेप्ट है। ये एक ख़ास किस्म का टेक्निक है, तरीके हैं, प्रोसेस है, एक सिस्टम है। और कॉन्सेप्ट या टेक्निक या प्रोसेस किस बात का बेटा? तो अगर आप देखें तो गोल्स को अचीव करने का। मैनेजमेंट कुछ नहीं है सिवाय गोल्स को अचीव करने के, गोल्स, टारगेट को अचीव करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन 2 बातों का ख्याल रहे कि गोल्स अचीव हों एफिशिएंटली भी और इफेक्टिवली भी। ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ टारगेट ही अचीव ना हो बल्कि एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली हो। एफिशिएंटली का मतलब आसान अल्फाज में टारगेट्स को अचीव करना, और इफ़ेक्टिवली का मतलब है कि सिर्फ टारगेट ही अचीव ना हो बल्कि वो कम टाइम में अचीव हो। इफ़ेक्टिवली का मतलब है कम टाइम में, कम कॉस्ट के साथ अचीव हो। फिर फ़ायदा है, फिर मज़ा है। सिर्फ गोल्स ही अचीव करना, टारगेट्स अचीव करना, सक्सेस, कामयाबी हासिल करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पॉर्टेंट बात ये भी है उसके साथ साथ कि उसके ऊपर आने वाली कॉस्ट, उसके ऊपर आने वाले एक्सपेंडिचर, उसके ऊपर आने वाले एक्सपेंसेस वो कम से कम हो। बिलफर्ज किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेबर को काम सौंपा जाता है। एक लेबर 1 घंटे में 10 यूनिट प्रिपेयर करती है, 10 यूनिट बना कर देती है, 10 यूनिट प्रोड्यूस करती है। और दूसरी लेबर
उसी 1 घंटे में 20 यूनिट बना कर देती है। तो ये जो दूसरी लेबर है ये पहली के मुकाबले में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एफिशिएंटली का मतलब कि जी टारगेट को अचीव करना, इफेक्टिवली का मतलब टारगेट भी अचीव करना और कम टाइम में कम कॉस्ट के साथ अचीव करना है। ये एक बड़ी कामयाबी है। तो इनकी डेफिनेशन से हमें ये मालूम होता है कि जी मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ गोल्स को अचीव करने का नाम है। और मैंने कहा 2 बातें साथ साथ जहन में रहें, एफिशिएंटली भी हो और इफेक्टिवली भी। अगली डेफिनेशन को ज़रा हम डिस्कस करते हैं, जो कि सैमुअल सी सर्टो ने जो है पेश की है। लिखा है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीचिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बाय वर्किंग विथ एंड थ्रू पीपल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट एक प्रोसेस का नाम है, एक सिस्टम का नाम है। मैंने कहा ना कि जी कोई भी चीज़ बस ऐसे ही नहीं हो जाती, उसको बाकायदा उसके ऊपर काम किया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है, चीज़ों को तरतीब से रखा जाता है, कामों को तरतीब दिया जाता है, तब वो चीज़ होती है, ऐसे नहीं हो जाती। मैंने कहा ना, अभी एग्जांपल दी ना कि जी ये ऑनलाइन क्लासेज है, ऐसे ही अगर बस हम नहीं बैठ गए और ये आप तक पहुंच नहीं रही चीज़, इसके पीछे बड़ी मेहनत है, बड़े दिमाग हैं, बड़ी एफर्ट्स हैं। तो ये सब मैनेजमेंट है। तो याद रहे कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, एक निज़ाम है। किस बात का बेटा, ज़रा देखें, लिखा हुआ है आगे, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीचिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कहाँ तक पहुँचने का नाम है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स तक पहुँचने का नाम है। लेकिन पहुँचेंगे कैसे? बाय वर्किंग विथ एंड थ्रू पीपल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। मिलकर काम करने से और लोगों के साथ और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज हैं, इन सारी चीज़ों को मिलाएंगे तो हम अपने गोल्स तक पहुंच सकेंगे। और ये सारी चीज़ों को मिलाकर गोल्स तक पहुंचने का नाम ही क्या है बेटा? मैनेजमेंट है। तो अगर हम गौर करें तो जो 2 डेफिनेशन आज हमने डिस्कस करी हैं पहले, तो पहली और दूसरी दोनों का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है बेटा? गोल्स अचीव करना, टारगेट्स अचीव करना। फ्यूल कहते हैं एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो, जबकि सैमुअल सी सर्टो कहते हैं कि जी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जाता है किसके साथ? लोगों के साथ, और जो ऑर्गेनाइजेशन के जो दूसरे एसेट्स हैं उनके साथ मिलकर जो है ना गोल्स को अचीव करने का नाम ही मैनेजमेंट है। और अगर आप नीचे आकर देखेंगे तो इन दोनों डेफिनेशंस का कंक्लूजन और उसकी समरी सिनॉप्सिस आपके सामने आ रहे होंगे। और अगर आप देखेंगे तो बहुत बातें हैं जो कि अभी हम डिस्कस करते आए थे ऊपर, कि जी मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, और प्रोसेस के साथ किस बात का प्रोसेस है? जो कि भी हमने ऊपर देखा वही नीचे भी आ रही है, वही बात कंक्लूजन में भी लिखी है कि टारगेट्स को अचीव करना, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स हैं उनको अचीव करने का ये एक प्रोसेस है। लेकिन एम्फेसाइज तीसरे पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है कंक्लूजन में कि जी एम्फेसाइज किया जा रहा है कि जी गोल्स अचीव होंगे कैसे? ठीक है, जब लोगों को और अदर एसेट्स को मिलाकर, इट एम्फेसाइजेज ऑन वर्किंग विथ एंड थ्रू ह्यूमन एंड अदर एसेट्स। जो है जब सारी चीज़ें मिलेंगी तब टारगेट्स अचीव होंगे। और अगर आप अगली स्लाइड में देखें तो मैनेजमेंट को बहुत ही आसान भाषा के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जी जब स्टार्ट किया जाता है कोई भी काम हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, तो जी उन गोल्स तक पहुँचना
ये सिंपल क्या है, मैनेजमेंट। तो ये सवाल भी आता रहा है कि डिफाइन मैनेजमेंट, तो आप अपने नोट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 1 पर आपको जो है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट की हेडिंग होगी, और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो 3 डेफिनेशंस भी हैं, और उसके साथ साथ वही कंक्लूजन जो कि मैंने अभी यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर स्लाइड पर आ रहा है, वही नोट्स के अंदर भी मौजूद है। तो ये चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। और मैनेजमेंट मैंने कहा ना कि जी एक कॉन्सेप्ट है और एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, और इसको पढ़ना, समझना, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर आप इसको नहीं सीख सकते। तो साथ साथ जैसे जैसे सुनते जाएं, लेक्चर लेते जाएं, और जो जो बातें आपको बताई जाती रहें उनको आप क्या करें, याद करते जाएं, और आपकी उंगलियों पर, फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए वो चीज़ें। और जैसे भी हमने देखा कि मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है उसके अंदर 3 बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये बातें आपके जहन में रहनी चाहिए हर वक्त। कोई भी पूछे कि जी मैनेजमेंट क्या है, जी आप कहेंगे कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस का नाम है। ठीक है, और किस बात का प्रोसेस बेटा? तो आप कहेंगे कि जी गोल्स को अचीव करने का प्रोसेस है मैनेजमेंट। अच्छा, अब गोल्स कैसे अचीव होंगे, टारगेट्स कैसे अचीव होंगे, ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव होंगे? तो जी जब एसेट्स और जो ह्यूमन रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन के, जब इन सारी चीज़ों को मिलाया जाएगा तो फिर हम टारगेट्स को अचीव करते हैं, और यही लुबे-लुबाब है इन दोनों की डेफिनेशन का। तो भी हमने शुरू के अंदर, स्टार्ट में हमने देखा कि जी क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, कुछ बयान करने की कोशिश करी। बहुत वाइड सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स देता रहूं तो ख़त्म ही ना हो। स्टार्टिंग में खाली मैंने इलेक्ट्रिसिटी की और वॉलमार्ट की आपको डेफिनेशन जो है आपको एग्जांपल दी। फिर हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स को डिस्कस किया कि जी कितने मार्क्स का पेपर आता है, कितने चैप्टर्स हमें स्टडी करने हैं। फिर हम आए थे मैनेजमेंट की डेफिनेशन पर, और इसको एक सेंटेंस में यहाँ पर समझ लो बयान कर दिया गया है 2 अल्फाज में कि जी मैनेजमेंट क्या है, गोल्स तक पहुँचने का नाम है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, जो कि पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा बार आता रहा है, जिसके आने के चांसेस मेरी नज़र में कोई 90% है कि इस साल भी जो है ये वाला सवाल जो है इंशाल्लाह पेपर के अंदर आप देखेंगे। तकरीबन हर साल ये सवाल आता है। और ये जो टॉपिक है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का है, जो कि हेनरी फ्योल ने जो है वो पेश किए थे, और 14 प्रिंसिपल्स है, ये भी याद रहे। कायदे आज़म के जो 14 नुकात थे, ये बिल्कुल यहाँ पर फ्योल के भी 14 नुकात हैं, वो पाकिस्तान से रिलेटेड थे, और ये जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो ये 14 पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं आज की बाकी मानदा क्लास के अंदर, जो कि डिवीज़न ऑफ वर्क है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट है, रेम्यूनरेशन है, सेंट्रलाइजेशन है, स्केलर चेन है, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव, स्प्रिट डी कॉप्स। पहले ज़रा इस टॉपिक का हम एक ओवरव्यू करते हैं, और आपकी आसानी के लिए मैंने ये जितने भी 14 पॉइंट्स हैं फ्योल के, इनको कुछ मैंने पिक्चर्स से और स्लाइड से आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि ये टॉपिक समझना आपके लिए आसान भी हो जाए और आपको ज़रा मज़ा भी आए। क्योंकि अगर आप सिर्फ नोट्स में से पढ़ते जाएंगे तो आपको वो मज़ा नहीं आ पाएगा। जब भी यहाँ पर मैंने आपको जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको समझाने की मैंने कोशिश की है इन पिक्चर्स के ज़रिए से। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को, और फिर उसके बाद जो है हम एक एक करके इसको समझते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं इस बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि आपके नोट्स के अंदर, जो कि आपको सेंटर वगैरह से मिल गए होंगे,
अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 3 पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिस्टेड बाय फ्योल के नाम से आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये 14 प्रिंसिपल्स हैं, डिवीजन ऑफ वर्क से लेके स्प्रिट द कॉर्प्स तक। और मैंने कहा कि जी इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा। असल में भाई इम्पॉर्टेंट बात ही यही है कि भाई हमें वही टॉपिक, मैनेजमेंट तो बहुत बड़ी है, हमें मैनेजमेंट तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि जी क्या चीज़ पेपर के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर को अब आप बहुत ज़्यादा अहमियत के साथ ज़रा सुने। और मैंने कहा कि जी जब आप लेक्चर लेंगे और फिर उसके बाद जब आप नोट्स को पढ़ेंगे, उसको याद करने की आप कोशिश करेंगे, तो फिर आपके लिए मामला आसान हो जाएंगे। तो ये हम स्टार्ट करते हैं फ्योल के प्रिंसिपल्स को। और नंबर 1 पर आपके सामने आ रहा है डिवीजन ऑफ वर्क। ये उसकी पिक्चर है, एक डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड करना। फ्योल कहते हैं कि when an organization comes to existence, work must be divided according to skill and specialization। फ्योल कहते हैं कि जी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो लोगों की स्किल्स और लोगों की स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम क्या करे, डिवाइड करे। और जब एक एम्प्लॉय को उसकी स्पेशलाइज्ड जो उसके पास स्किल्स हैं उसके मुताबिक अगर उसको काम दिया जाएगा तो वो काम को बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकेगा। अब जैसे मैं मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाता रहा हूँ, तो मेरे लिए मैनेजमेंट पढ़ाना जो है वो कदरे आसान है, लेकिन मेरे लिए जो दूसरा सब बिलफर्ज केमिस्ट्री है वो मेरे लिए पढ़ाना मुश्किल है। बिजनेस लॉ है, पढ़ा है मैंने, लेकिन पढ़ाया नहीं है। तो वो अगर मैं करने जाऊंगा तो वो इतना अच्छा नहीं कर सकूंगा। तो हर बंदे का एक मखसूस काम है, हर बंदे के पास एक ख़ास किस्म की स्किल्स हैं, और ऑर्गेनाइजेशन तभी फ़ायदा उठा सकती है, ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम कामयाबी और गोल्स को अचीव कर सकते हैं, यही बताया जा रहा है इसके अंदर। और उसके पहले पॉइंट में जो फ्योल है वो कह रहे हैं कि जी काम को डिवाइड किया जाए, और किस तरह से डिवाइड किया जाए, स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। जो काम जिस शख्स को जितना अच्छा आता हो वो वही काम करे। जैसे अगर आप देखें तो आप लोगों ने बीकॉम पार्ट 1 पढ़ी हमारे यहाँ, तो सर काशिफ अकाउंटिंग पढ़ाते रहे, सर आरिफ ने स्टैट्स पढ़ाई, मैंने इकनॉमिक्स पढ़ाई, सर जुनेद ने आईटीवी पढ़ाई, सर इफ़त ने जो है वो इंग्लिश पढ़ाई। हर 5 टीचर्स आपके सामने थे, 5 टीचर्स आपके सामने थे, और पांचों के डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे, और हर सब्जेक्ट के अंदर वो जो टीचर है वो अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर माहिर था, स्पेशलाइज था। तो जब भी उम्मीद भी करता हूँ कि जी पार्ट 1 के भी पेपर आपके अच्छे हुए होंगे, और इसी तरह अब अगर आप पार्ट 2 के अंदर अगर आप देखें तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर है, और हर टीचर वही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है जिसके अंदर उसकी महारत है। और जहाँ पर अब स्पेशलाइजेशन का ख्याल ना रखा जाए, स्किल्स का ख्याल ना रखा जाए, ऐसा होता है पाकिस्तान के अंदर, ऐसा ही होता है कि जी मुख्तलिफ़ लोगों को वो काम सौंप दिए जाते हैं जो उन्होंने ज़िंदगी में कभी किए नहीं होते। तो फिर आप देखेंगे कि वो टारगेट्स को भी अचीव नहीं कर पाते, वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। जैसे भी मेरे जो है जहन में एक एग्ज़ाम्पल आ रही है कि जी अब मैं मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना मेरे सामने जो बैठे हुए शख्स हैं जो कि रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, हम दोनों के काम डिफरेंट है, लेकिन दोनों की जो स्किल्स हैं वो भी अलग अलग हैं।
और मेरा काम मैनेजमेंट पढ़ाना है, मैं पढ़ाने का काम प्रॉपर तरीके से सर अंजाम दे रहा हूँ, और सामने जो रिकॉर्ड करने वाले साहब हैं वो अपना काम प्रॉपर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। जब हर शख्स अपने अपने, इसी तरह जो एडिट करने वाले भाई हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जब हर शख्स अपना अपना काम करेगा तो फिर उसके बाद जो चीज़ तैयार होगी, चाहे वो गुड्स हों या सर्विसेज हों, तो आप देखेंगे कि उसकी क्वालिटी भी फिर उतनी ही उम्दा और उतनी अच्छी तैयार हो सकेगी। तो पहला जो प्रिंसिपल है फ्यूल का, डिवीज़न ऑफ वर्क, तो अगर आप देखें तो इस पिक्चर के अंदर भी आपको बताया जा रहा है कि जी काम को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया मुख्तलिफ लोगों में, और फिर काम और मज़ीद डिवाइड हो रहा है, और काम जितना ज़्यादा डिवाइड होगा, ठीक है, उतना ही एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है और उतना ही लोगों के लिए भी अच्छा है, और फिर इसी तरह से वो स्पेशलाइजेशन भी क्रिएट होती चली जाती है। नंबर 2 पर आते हैं, और नंबर 2 पर हेनरी फ्यूल जो अगला प्रिंसिपल जो पेश कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी उस वक्त तक, याद रहे बच्चों, उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी ना दी जाए। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करे। अभी जैसे मैंने वॉलमार्ट की एग्जांपल दी आपको, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उनकी इनकम है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। मैंने कहा ना कि तकरीबन 11,500 उनके दुनिया के अंदर आउटलेट्स हैं, बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहेगी कि जी हमारा भी इतना ही बड़ा काम हो, हम भी बहुत ज़्यादा कमाएं, लेकिन अर्निंग, कामयाबी, सक्सेस, गोल्स अचीव करना उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक आप एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी नहीं देंगे, डिसीशंस लेने के लिए उनको कुछ पावर नहीं देंगे, उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है। क्योंकि याद रहा कि जी जब आप अथॉरिटी देंगे ना तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होगी, अथॉरिटी देंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब जैसे मेरा काम है मैनेजमेंट पढ़ाना, तो अब मुझे पता है कि जी क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब क्या पढ़ाना है। अब ये मेरी अथॉरिटी है, जब मेरी अथॉरिटी है तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी मैं आपको इस तरह से गाइड करूं, इस तरह से समझाऊं कि जी आपकी समझ में भी बात आए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रहे उस वक्त तक नहीं एम्प्लॉयज़ के अंदर क्रिएट होगी जब तक उनको अथॉरिटी ना दी जाए, उनको फैसला करने ना दिया जाए। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर ओनर, हर बॉस क्या चाहता है कि जी जो उसका एम्प्लॉय है वो बड़े दिल से काम करे। वो भाई दिल से काम कब करेगा? जब आप उसको कुछ स्पेस तो दो, और जब हम स्पेस देंगे तो फिर उसके अंदर एक जिम्मेदारी का भी उसके अंदर एहसास पैदा होगा और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेगा। तो एम्प्लॉयर के लिए, बॉस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एम्प्लॉय को कुछ स्पेस दे, कुछ फासला दे, कुछ काम करने के लिए उसको जो है स्पेस प्रोवाइड करे। सारी चीज़ें, सारा कंट्रोल अपने पास ना रखे। जैसे लिखा है, अकॉर्डिंग टू फ्यूल, अथॉरिटी मस्ट बी डेलीगेटेड टू गेट द वर्क डन। अथॉरिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफिशियल एंड पर्सनल फैक्टर्स का। तो बेटा हमने दो यहाँ पर डिस्कस करें अभी
एक है डिवीजन ऑफ वर्क और नंबर 2 था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोबारा से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। डिवीजन ऑफ वर्क क्या है बेटा? कि जी काम को डिवाइड करना एम्प्लॉयज़ के दरमियान अकॉर्डिंग टू स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। नंबर 2 पर फ्योल क्या बता रहे हैं कि जी काम तो डिवाइड हो लेकिन साथ साथ अथॉरिटी भी एम्प्लॉयज़ की दी जाए ताकि उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आए। और जब रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, जिम्मेदार हो जाएगा एक एम्प्लॉय, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पर आ रहा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है यहाँ पर ओबीडियंस, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने बॉस और अपने एम्प्लॉयर के ओबीडियंट हों, उसकी बात को मानें, उसकी बात को समझें, उसके ऑर्डर को रिसीव करें, जैसा वो कह रहा है उसके मुताबिक काम करें। जैसा मैं कहता हूँ ना कि जी वो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर ज़्यादा खलीफा होंगे ना तो वो बहुत जल्दी बेड़ा गर्क कर जाएगी। खलीफा एक ही अच्छा है, ज़्यादा खलीफा ना हो। अगर हर ज़्यादा लोग अपनी मनमानी अपनी खलीफागिरी करेंगे तो वो चीज़ आगे नहीं जा सकती। तो जी ऑर्गेनाइजेशन आगे जाएगी कब? जब वहाँ पर काम करने वाले जो एम्प्लॉई हैं वो ऑर्डर्स को और ओबीडियंट होंगे, हुक्म को मानेंगे, अपने नहीं चलाएंगे। जैसे आप फ़ौज देखें, फ़ौज एक बेहतरीन इदारा है। क्यों? उसके अंदर आप देखेंगे कि जी ये जो डिसिप्लिन है ना, ये वहाँ पर प्रॉपर पाया जाता है आर्मी में। और जी बड़ी कमांड ने बस जो फैसला कर दिया बस तो कर दिया, दूसरा चूं चरा नहीं करेगा। यस बॉस कहता हुआ जो काम उसको कहने को कहा जाएगा वो करना शुरू कर देगा। ये जब तक डिसिप्लिन किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आएगा उस वक्त तक टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो सकेंगे। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ ना वो कहते हैं ना मिसमैनेजमेंट है। और उसके अंदर एक देखें तो ये वाला इशू सबसे बड़ा है, डिसिप्लिन नहीं मानना। बस ये अभी आप देख लेंगे जी कोरोना के मामला चल रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट जो भी बोले, प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या बोलेगी, बस नहीं मानना भाई। तो जब मुल्क हो या घर हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, ये डिसिप्लिन ऑर्डर्स को जब तक नहीं माना जाएगा उस वक्त तक टारगेट्स कभी भी अचीव नहीं हो सकेंगे। लिखा हुआ है डिसिप्लिन इज ओबीडियंस एंड रेस्पेक्ट फॉर एग्रीमेंट लीडिंग टू कंपनीज गोल। Without discipline, there will be chaos and confusion, and company's goal will not be accomplished. यानी कि विदाउट डिसिप्लिन जो है ना, अफरा तफरी, काउस का मतलब है अफरा तफरी और कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। और जब कन्फ्यूजन होगी, अफरा तफरी होगी, ठीक है, तो फिर वहाँ पर गोल्स को अचीव होते हुए हम नहीं देख सकेंगे। तो 3 होगा। नंबर 1 डिवीजन ऑफ वर्क, नंबर 2 अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 3 डिसिप्लिन। नंबर 4 पर देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है यूनिटी ऑफ कमांड। बहुत अहम है यूनिटी ऑफ कमांड। देखें अपने नोट्स के अंदर पेज नंबर 3 के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं उसके नंबर 4 में लिखा है अकॉर्डिंग टू फ्योल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर who is immediately above him in the line. Otherwise, there will be a clash of authority and activities, owing to which the work will not be performed smoothly. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है
कि जी यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड एक शख्स के पास हो, कमांड एक शख्स के पास हो, ऑर्डर देने वाला एक हो। जैसे फौज में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक ही होता है, दो नहीं हो सकते, दो होते तो फिर फौज का भी कबाड़ा हो जाता, जैसे आजकल अफगानिस्तान का हुआ है दो प्रेसिडेंट बन गए हैं उधर। अब कितने अजीब मामलात होंगे उधर कि भाई वो जो सरकारी काम करने वाले लोग हैं कितने परेशान होंगे कि हम कौन से प्रेसिडेंट की सुने। अजीब सी बेतुकी सी बात है। यूनिटी ऑफ कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी ऑर्डर देने वाला एक शख्स हो, एक सुपीरियर हो और बाकी सब उसके ऑर्डर को रिसीव कर रहे हैं। तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती, इससे एम्प्लॉय को पता होता है कि जी मुझे अपने कौन से बॉस की, कौन से मैनेजर की, किसकी सुननी है। बस वो उसी के मुताबिक जैसा वो कहता है वो करते चले जाते हैं। और अगर एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा लोगों से ऑर्डर लेना पड़ जाए या लेता हो, किसी जगह पर होता है, बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो फिर वहाँ पर फिर मसाइल बढ़ते ही हैं। क्योंकि जब तक एम्प्लॉय जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं होगा उस वक्त तक मसाइल जो है ना वो उनके अंदर कोई कमी वाकई नहीं होगी। तो वो कंफ्यूज ना हो एम्प्लॉय, उसको पता हो उसको कि जी मुझे किससे कमांड लेनी है, मुझे किसका ऑर्डर सुनना है, मुझे किसकी सुननी है। वो कहता है ना बस मुझे बता दो मेरा मालिक कौन है बस। और यहाँ से ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि जी रब एक है, यूनिटी ऑफ कमांड सुननी सिर्फ उसी की है। और यहाँ से पता चलता है कि जी कोई इसके अंदर जो है शामिल नहीं है, उसके साथ उसके ऑर्डर में किसी की कोई जो है ना वो शिरकत नहीं है, नहीं हो सकती। खैर आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 1 पर था डिवीजन ऑफ वर्क, नंबर 2 था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 3 डिसिप्लिन, फिर आया यूनिटी ऑफ कमांड, अब आ रहा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हाँ, पिक्चर आपके सामने और इसके अंदर ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन प्लान हेड। हर ग्रुप की जो एक्टिविटी है उसका ऑब्जेक्टिव सेम हो और वो एक प्लान के मुताबिक काम करे। देखिए ना ज़रा, एक पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा होगा कि जी एक बड़ा है और सब उसको फॉलो करते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जी आधे उसके साथ हैं, आधे जो है ना दूसरी लाइन के अंदर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब एक डायरेक्शन के अंदर काम करें। जब एक डायरेक्शन के अंदर काम करेंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव और टारगेट अचीव होगा। और जब डायरेक्शन तब्दील होगी मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ की, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ की, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। तो एक डायरेक्शन का होना ज़रूरी है, एक टीम का होना ज़रूरी है, टीम का एक प्लान होना ज़रूरी है, टीम का एक ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाती है। आगे बढ़ते हैं। तो आ रहा है नंबर 6 पर, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। और इसका मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जो है साइड पर रखकर, किनारे करके, परे रख के
जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उसको फॉलो ना करें। आसान अल्फाज में, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नीचे रखकर जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है उसको टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाता है और रखा जाए, तभी ऑब्जेक्टिव जो है ना वो अचीव हो सकते हैं, तभी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो और कामयाबी हासिल कर सकती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर हमारी बड़ी नाकामी क्या है कि जी हमारी यहाँ मिसमैनेजमेंट होती है। क्यों मिसमैनेजमेंट है? क्योंकि यहाँ पर जो देखा गया है कि जी बड़ी बड़ी पोस्ट पर जो बैठे हुए लोग हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? वो मुल्क नहीं है, वो मेन ऑब्जेक्टिव को तो फॉलो करना ही नहीं है, उनको तो अपनी जेबें भरनी है। करप्शन, ओ जी वक्त के साथ साथ बताता जाऊंगा मैं आपको, लंबी लंबी कहानियाँ, अरबों खरबों जो है ना वो पैसे बनाते गए सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। और जब इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है बियॉन्ड द मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो फिर वो, चाहे वो मुल्क हो मैंने कहा या ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अपने टारगेट्स को कभी भी अचीव नहीं कर सकेगी। जैसे लिखा हुआ भी है, द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्सन शुड नॉट टेक प्रायोरिटी। ठीक है, जो एक बंदे की जो प्रायोरिटी है उसको ना लिया जाए ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। कि इसके मुकाबले में जो ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरेस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, उनके मुकाबले में कभी भी इंडिविजुअल जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको आगे बढ़ने ना दिया जाए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी के लिए। और ये भी याद रहे कि जी जब ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स अचीव होंगे तो भाई ऑटोमेटिक उसके बेनिफिट्स तो तमाम एम्प्लॉयज़ को मिलेंगे ही ना। लेकिन काम करते हुए मेन ऑब्जेक्टिव को साइड पर कर अपने पर्सनल इंटरेस्ट को जो है वो आगे रखना, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। जब ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, वो अपने टारगेट्स अचीव नहीं करेगी, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करेगी। जब उसके ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे तो ये जो पर्सनल जो इंटरेस्ट हैं, पर्सनल जो प्रायोरिटीज़ हैं, ये कैसे अचीव होंगी? नहीं हो सकती। ये प्रिंसिपल हमें ये बता रहा है कि जी मेन ऑब्जेक्टिव को फॉलो किया जाए, पर्सनल इंटरेस्ट को साइड पर रख दिया जाए, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव अचीव होगा तो पर्सनल इंटरेस्ट सबके अचीव होते चले जाएंगे। ये मुल्क कामयाबी हासिल करेगा तो जो भी इनके वज़रा या जो भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो लोग हैं उनके ऑब्जेक्टिव सबके अचीव होंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 पर आ रहा है रेम्यूनरेशन। ओ जी बहुत इम्पॉर्टेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉपर मुआवजा, प्रॉपर सैलरी, जो भी उनकी वेज बनती है उनको प्रॉपर दी जाए, इतनी दी जाए जिससे उनका गुजारा आसानी के साथ हो सके, इतनी दी जाए कि उनका घर बार और जो भी उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो अचीव हो जाए। और याद रहे, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय की जेब गर्म होगी, तो भाई जेब का डायरेक्ट कांटेक्ट जो है ना दिमाग से है, मूड से है। यहाँ जेब गर्म होती है, यहाँ पर मुस्कुराहट सामने आती है। बहुत पावर है इस पैसे में, करेंसी में। तो एम्प्लॉय को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो खुश कैसे होता है? वो भाई एक ही चीज़ से, पैसे, प्रॉपर उसको सैलरी मिले, प्रॉपर उसको टाइम पर मिले, इतनी मिलेगी जी वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर मिनिमम वेज मेरा ख्याल है कोई 17,500 है गवर्नमेंट की तरफ से, 17,500 रुपये मिनिमम वेज है।
ये 17,500 में होता है क्या है, लगभग कोई बनते हैं ये कोई 600 रुपये एक दिन के। क्या आता है 600 रुपये में एक दिन के, जहाँ पर कोई लगभग 600 रुपये किलो बीफ हो, 100-110 रुपये लीटर जो है ना वहाँ पर दूध हो। और बहुत लंबी फहरिस्त है, अगर मैं आपको गिनवाने बैठूं तो ये 600 रुपये में आता है क्या है, कुछ भी तो नहीं। थोड़ी सी भी मुनासिब जगह पर भी अगर आप खाना खाने जाएं तो एक बंदे का भी पेट ना भर सके 600 रुपये में। और मज़े की बात बताऊं कि जी पाकिस्तान के अंदर ये 17,500 भी एम्प्लॉयज़ को नहीं दिए जाते। खैर, तो रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉयज़ मस्ट बी फेयर होनी चाहिए और मस्ट बी बेस्ड ऑन इक्विटी होनी चाहिए। सैलरीज एंड फ्रिंज बेनिफिट्स मस्ट बी इनफ टू मोटिवेट वर्कर्स। जो भी सैलरीज हैं और जो भी बेनिफिट्स हैं ये मोटिवेट करते हैं वर्कर को, और जब वर्कर मोटिवेट होगा तो जो है इसकी वजह से, जब वर्कर मोटिवेट होगा तो इसकी वजह से जो है वो सेटिस्फाई होगा और फिर कंपनी के ऑब्जेक्टिव भी जो है ना वो अचीव हो सकेंगे। तो यहीं तक ही रखते हैं आज हम अपनी क्लास को, और फिर इंशाल्लाह अगली क्लास से जो इसके बाकी मानदा सेंट्रलाइजेशन से इंशाल्लाह हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे प्रिंसिपल्स, और फिर दूसरे टॉपिक्स की तरफ आएंगे। तो याद रहे क्लासेस आपको नहीं छोड़नी, टाइम पर आप लेते जाएंगे तो आपके ऊपर कोई ऐसा बर्डन नहीं होगा। और फिर अगर आपने क्लासेस प्रॉपर तरीके से नहीं ली तो फिर ये जो आसान सब्जेक्ट जिसके अंदर आपके 70+ मार्क्स आ सकते हैं, और इंशाल्लाह हम आप कोशिश करेंगे कि जी आप कराची यूनिवर्सिटी के अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर टॉप कर सकें। इंशाल्लाह मैं आपको इस तरह से गाइड करूँगा, इस तरह के नोट्स और इस तरह के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूँगा जिससे जो है वो टॉप आप कर सकें इस सब्जेक्ट में एटलीस्ट। और इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।